गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में जो मैंने आप लोगों को गॉस लॉ के ऊपर जो लेक्चर दिया था, लेक्चर नंबर 18 या 19 होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो उस लेक्चर से पहले का ये लेक्चर है, ठीक है। एक्चुअल में किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये अपलोड नहीं हो पाया, तो कुछ बच्चों ने हमें कमेंट किया, तो मैं आज इसके ऊपर आपको लेक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको पहले देखना, फिर गॉस लॉ को देखना, फिर इसके बाद उसकी एप्लीकेशन सारी आपको समझ में आएगी, ठीक है बच्चों। तो आज आओ हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जरा बात करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर गॉस लॉ। गॉस लॉ पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आना ही चाहिए। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एन एरिया। और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस करनी चाहिए? परपेंडिकुलर पासेस करनी चाहिए। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे वो एक्चुअल में दो चीजों की प्रॉपर्टीज होगी। पहली चीज वो क्या होगी जिसकी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज हमने आपको पढ़ाया था वो आप थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज अच्छे से नहीं आती है तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। दूसरी बात, एरिया वेक्टर जो है उसके बारे में इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में तो मैंने आपको बता रखा है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता रखा है सब कुछ, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है। तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, क्या? एरिया वेक्टर। अब बच्चों जरा ध्यान से समझना। एक्चुअल में हम लोग जितने भी एरिया अभी तक निकालते आ रहे हैं बचपन से, वो क्या करते थे? जैसे मान लो स्क्वायर ले लिया तो साइड का स्क्वायर। अब वेक्टर क्या होता है? तो जो आप एरिया निकाल रहे हो उसके साथ अगर डायरेक्शन, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हो ए स्क्वायर, अगर उसके साथ डायरेक्शन भी बता दो तो वो क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर हो जाएगा। इट मींस मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। समझ में आ रही बात? तो देखो, सबसे पहले तो एरिया क्या है, पहली बात याद रखना, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या बच्चों? एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, डायरेक्शन के ऊपर हम लोग जरा ध्यान देते हैं। आओ पहले समझो बच्चों। देखो, मान लो कि कोई भी, अगर आप ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं आप और ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे अगर आपने एक एरिया लिया, इसको मैं बोल देता हूं ए बी सी डी। आपने एरिया ले लिया ए बी सी डी। सपोज कीजिए कि ये एक क्या है? ए बी सी डी एक स्क्वायर है। क्या बच्चों? एक स्क्वायर है और उसकी साइड आपको दे रखी गई है स्मॉल ए, ठीक है। उसकी साइड क्या दिया गया है? स्मॉल है। तो अब जब आप एरिया निकाल रहे हो तो ध्यान से देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर एक्चुअल में होता क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? देखो बेटा, ए बी साइड इंटू बी सी, यानी ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर होता है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों? ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। देखिए, ए बी वेक्टर ये रहा, क्रॉस बी सी वेक्टर ये रहा। तो क्या आप लिखेंगे? एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसका मैं एरिया निकाल रहा हूं जो साइडेड रीजन में कर रहा हूं, ठीक है। ये एक स्क्वायर हमने सपोज किया है जिसकी साइड ए है। अब आइए देखिए, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। तो देखो, क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग वेक्टर में पढ़े थे। अब देखिए, यहां से जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होता है? a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है? ab sin थीटा, यानी ab की मैग्नीट्यूड इनटू bc की मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा। अब देखिए, sin थीटा बिटवीन ab एंड bc, यानी एंगल आपको ये वाली देखिए, ये वाली एंगल कितनी आ रही है? ध्यान से अगर देखें आप तो 90 डिग्री आ रही है बेटे। तो देखिए, आप क्या करोगे? AB की मैग्नीट्यूड पुट करो, AB की मैग्नीट्यूड A, BC की मैग्नीट्यूड A इंटू साइन 90,
और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों को मालूम है 1 होता है, यानी a स्क्वायर इसका क्या आ गया मैग्नीट्यूड आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर मैग्नीट्यूड कितना आ गया a स्क्वायर। अब डायरेक्शन कैसे देंगे, देखो बेटा ये जो स्क्वायर है वो किस में रखा गया है, कौन से आपके प्लेन में रखा गया है, एक्स वाई प्लेन में रखा गया है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन में रखा गया है, तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी आएगी, z एक्सिस आएगी। इसकी परपेंडिकुलर देखिए या तो ये वाली एक्सिस आएगी या ये वाला हो सकता है, तो इसकी परपेंडिकुलर जो होगा वही उसकी डायरेक्शन होगी। क्या होगा, वही उसका डायरेक्शन होगा। लाइक ये वाला एक डायरेक्शन हो सकता है जिसका जैसे मेरा कैप इधर बाहर है, यानी पॉजिटिव z एक्सिस हो सकता है और नेगेटिव z एक्सिस भी यहाँ पे हो सकता है। किसी भी 2D सरफेस का जो डायरेक्शन होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है बेटे। फिर से बात मेरी ध्यान से सुनोगे, किसी भी 2D सरफेस का कोई भी 2D सरफेस है, उस 2D सरफेस का जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा याद रखिएगा एरिया का परपेंडिकुलर। जो भी एरिया का परपेंडिकुलर है वो आप पॉजिटिव भी ले सकते हो नेगेटिव भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। तो देखिए इसका क्या हो सकता है, इसको मैं लिख सकता हूं z एक्सिस, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी z एक्सिस। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी a स्क्वायर तो उसकी मैग्नीट्यूड आ गया और डायरेक्शन दिखाने के लिए k कैप पॉजिटिव एक हो सकता है और ये भी हो सकता है a स्क्वायर माइनस k कैप, ये भी सही है और ये भी सही है। फिर से मैं समझा रहा हूं, किसी भी 2D सरफेस के लिए कोई भी 2D सरफेस आप लीजिए, उसका जो परपेंडिकुलर आएगा वही उसकी डायरेक्शन है। इसी के बाद एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लो एक स्क्वायर ले लिया आपने u, ठीक है, एक स्क्वायर ले लिया ऐसे, जैसे मेरा पाम है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर आपने सर्कल क्या लिया आपने, स्क्वायर नहीं बेटा सर्कल लिया आपने, ठीक है। जैसे मैंने यूं रखा अपने पाम को, ऐसे आपने एक सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल का एरिया क्या होगा, देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। मान लो रेडियस स्मॉल आ रहा है, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बेसिक टॉपिक है बट इसको ध्यान देना है क्योंकि बच्चे बहुत सारे गलत करते हैं। और डायरेक्शन अगर गलत कर दिए तो याद रखना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स गलत करोगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जो रिलेटेड गॉस लॉ का क्वेश्चन आएगा वो भी तुम गलत कर जाओगे, इसलिए इसके ऊपर मैं जोर दे करके आपको बता रहा हूँ। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर हो गया, हमको मैग्नीट्यूड पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये x एक्सिस एंड z एक्सिस में रखा गया सर्कल, तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा। देखिए मैं यहाँ पे मार्कर रख के आपको समझाता हूँ। देखो इस x एक्सिस और z एक्सिस में हमारा सर्कल रखा गया है, इसके परपेंडिकुलर हमारा y एक्सिस होगा, या तो पॉजिटिव y एक्सिस होगा या नेगेटिव y एक्सिस होगा, दोनों पॉसिबल है। ओके, किसी भी एक क्वेश्चन में अगर आपने ऊपर पॉजिटिव ले लिया तो उस प्रॉपर क्वेश्चन में हर जगह y एक्सिस अपवर्ड को क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो, आपका आंसर सही आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपने डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया है तो हर जगह डाउनवर्ड पॉजिटिव लेते जाओ, वहां पर भी आपका क्वेश्चन सही होगा। अदरवाइज ये भी कह सकते हो कि डाउनवर्ड नेगेटिव ले लिया तो हर जगह डाउनवर्ड नेगेटिव ले लो, y एक्सिस डाउनवर्ड नेगेटिव लेना है आपको, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्शन क्या दिखा सकता हूँ, जे कैप पाई आर स्क्वायर जे कैप और पाई आर स्क्वायर माइनस जे, दोनों सही, ये भी सही है और ये भी सही है। इसका मतलब 2D का डायरेक्शन दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी जो हमें एरिया दिया गया उसका परपेंडिकुलर लेना है। तो मैं इस एग्जांपल को मिटा करके आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखाता हूँ, मुझे उम्मीद है कि इस एग्जांपल से आपको समझ आया होगा। देखिए दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज perpendicular
डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू द सरफेस। और ये किसके लिए वैलिड है? फॉर 2D सरफेस। ये आप लोग 2D सरफेस के लिए याद रखोगे। और 2D सरफेस को ही बेटा बोला जाता है ओपन सरफेस। क्या बोलते हैं आप? ओपन सरफेस बोलते हैं। 2D सरफेस को ही आप क्या जानते हो बेटे? ओपन सरफेस जानते हो, ठीक है। डायरेक्शन किसी भी 2D सरफेस के लिए क्या होगा? हमेशा जो एरिया आपको दिया गया है या जो सरफेस दिया गया है उसका परपेंडिकुलर ले लीजिए। कोई भी आप अपवर्ड को परपेंडिकुलर ले सकते हो, डाउनवर्ड को परपेंडिकुलर ले सकते हो। इससे कोई क्वेश्चन पर, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो अब जरा सा यहाँ पे इसमें और एग्जांपल मैं नहीं दूंगा, टाइम पास है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा 3D सरफेस के ऊपर चलते हैं बेटे। 2D सरफेस के ऊपर तो हम लोगों ने समझा, इसको आप लिख भी लीजिएगा अपने कॉपी में। मैं जरा सा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके आपको दिखाता हूँ। देखो एक्चुअल में एरिया जो है वो दो पॉसिबल है। कौन कौन सी दो पॉसिबल है वो देखो मैं बताता हूँ। एरिया 2D के लिए भी पॉसिबल है, और 2D को क्या बोलते हैं अपन? ओपन सरफेस बोलते हैं, ठीक है। और ओपन सरफेस का डायरेक्शन लेने का तरीका क्या है? परपेंडिकुलर टू, ये समझ रहे हैं आप लोग, साइन है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर ले लीजिए, वही उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। कॉपी में अपने ऐसे ही बनाते जाना। मान लो कि एक डिस्क लेते हैं, और कैसे लेते हैं? यूं लेते हैं। ये डिस्क है आपका, ठीक है, ये डिस्क है, ओके। अब इसकी मैं पूछूं कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो बेटा इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये भी हो सकती है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ डिस्क, डिस्क के डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ डिस्क, डिस्क की जो आपको डिस्क दिया गया है उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अपवर्ड वाई एक्सिस हो सकता है, यानी पॉजिटिव जे कैप हो सकता है। यूनिट वेक्टर आप लोगों को पता है डायरेक्शन शो करता है। या यहीं पे पॉसिबल ये वाला भी हो सकता है, यानी नेगेटिव जे कैप भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो डॉट डॉट का मतलब सेम बात मैं लिख रहा हूँ, यानी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ डिस्क डाउनवर्ड भी हो सकता है, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये रूल है आपका, बात समझ में आया? तो इस बात को आप ध्यान रखोगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 2D ओपन सरफेस आप देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं 3D के ऊपर। और बेटा ये इंपॉर्टेंट है, पूरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एरिया वेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बात को जरा सा ध्यान से समझो, क्या है वो देखो, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए 3D के लिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखो कोई भी अगर बेटा 3D सरफेस है, क्या है, कोई भी अगर 3D सरफेस है तो उस 3D सरफेस को सबसे पहले तो क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोज्ड सरफेस। क्या बोलेंगे बच्चों? क्लोज सरफेस। कोई भी 3D बॉडी है बेटे तो उस 3D बॉडी को क्या बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में? क्लोज सरफेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कोई भी क्लोज सरफेस है तो उसका डायरेक्शन कैसे लिया जाएगा, तो ध्यान रखना। सबसे पहले मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। लाइक दैट एक आप ले लो, क्या यहां पे क्यूब लेते हैं, ठीक है। अब देखो, आओ बेटे देखो ध्यान से, मैं इसको समझाता हूं। सबसे पहले फील कराता हूं कैसे इसका एरिया वेक्टर होगा। मान लो ये वाली साइड ले रहे हैं हम, ये वाला सरफेस ले रहे हैं ऊपर वाला, ठीक है। एक क्यूब है, एक क्यूब आप सपोज कीजिए उसके ऊपर वाला सरफेस ले रहा है, तो उसके ऊपर वाले सरफेस का एक तो अपवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा। तो कौन सा डायरेक्शन लेंगे? तो हमेशा याद रखिएगा 3D सरफेस के लिए जो आप डायरेक्शन लोगे वो डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। क्या होगा बेटा? आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। इसका मतलब इस सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल क्या है? देखिए आउटवर्ड नॉर्मल टू द क्लोज सरफेस, इसका मतलब ये इसकी डायरेक्शन हो सकती है इस सरफेस की, समझ में आ रहा है? ये इसकी डायरेक्शन हो सकती है, ये वाला जो क्लोज सरफेस है मैं नाम देता हूं A B
सी डी ई एफ जी एच, सबका नाम दे दिया। देखिए जो सरफेस ए बी सी डी है उस सरफेस का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल यही पॉसिबल है, इनवर्ड नहीं लेना है। 3D सरफेस के लिए जो इनवर्ड होगा, 3D सरफेस के अंदर डायरेक्शन आपको कभी नहीं लेना है। अब देखो इस वाले सरफेस के लिए ए डी ई एफ के लिए जरा ध्यान देना, मैं ब्लैक पेन से इसको ऐसे कर रहा हूं। देखो ये सरफेस है ना, इसके आउटवर्ड नॉर्मल कौन सा होगा, ध्यान देना बच्चों। इसके आउटवर्ड सरफेस ए डी ई एफ के आउटवर्ड सरफेस ये होगा, यानी ये आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। मैं ए से दिखा रहा हूं, ए से समझ जाना कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है ना। तो देखो अब हम लोग ध्यान देते हैं जरा डाउनवर्ड वाले के लिए। डाउनवर्ड जो सरफेस यानी नीचे जो रखा गया है, कौन सा रखा गया है, ई एफ जी एच। उसके लिए देखो बेटा ये है, ये सरफेस है, ये है ना ये। अब इसके लिए जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो नीचे हो जाएगा, यानी ये इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। अब देखो बी सी जी एच के लिए क्या हो जाएगा, ये देखो ये है ना, इसके लिए ये ऐसे है ना, ऐसे है ना, ये जो आपका साइड है वो ऐसे है, तो इसके बाहर वाला यूं होगा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एरिया वेक्टर हो जाएगा। और देखो ये जो बाहर वाला होगा, ये सरफेस ऐसे है, तो इसके बाहर वाला ये हो जाएगा। देखिए मार्कर में ब्लू मार्कर से दिखा रहा हूं, इसका कैप जिधर शो करेगा वो क्या करेगा, डायरेक्शन। ये सरफेस हो गया, इस सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल ये हो जाएगा, और जो अंदर वाला होगा उसके अंदर वाला ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो 3D सरफेस के लिए जब कभी भी आपको डायरेक्शन लेना है तो हमेशा कैसे डायरेक्शन लेना है, आउटवर्ड नॉर्मल टू द क्लोज सरफेस। क्या बेटा याद रखना है आपको, आउटवर्ड नॉर्मल टू द क्लोज सरफेस। यहीं पे याद रखेंगे आप, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। देखो क्या याद रखना है, डायरेक्शन ऑफ closed surface area is always perpendicular outward normal to the closed surface। कोई भी क्लोज सरफेस जो आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन शो करेगा वही डायरेक्शन आपकी क्लोज सरफेस की होगी। देखिए डायरेक्शन ऑफ क्लोज सरफेस एरिया इज ऑलवेज, हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल। परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब जो सरफेस के परपेंडिकुलर आ रहा है उससे बाहर के डायरेक्शन जो शो कर रही है वही डायरेक्शन क्या होगा, क्लोज सरफेस का डायरेक्शन होगा। इतनी बात बेटा समझ में आ गया, तो इसको जरा सा यहाँ पे नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो बेटा एक एग्जांपल और लेता हूं यहाँ पे क्लोज सरफेस के लिए। मान लीजिए एक स्फीयर है, तो स्फीयर को जरा सपोज करो, स्फीयर जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल के लिए आप लोग अगर लेते हो तो ये मान लो स्फीयर है, ये 3D में है, ठीक है। तो अब इसके आउटवर्ड नॉर्मल कैसे लेंगे, यहाँ का आउटवर्ड नॉर्मल इस डायरेक्शन में, 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 इसी तरह से यहाँ का इस इधर इस बाहर की तरफ वाला आउटवर्ड जेड एक्सिस, अंदर वाला इनवर्ड जेड एक्सिस, ठीक है। तो 3D सरफेस के लिए आपको क्या लेना है, डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन लेनी है। बात समझ में आया यहाँ तक। अब इसी के बाद एक मैं आपसे न्यूमेरिकल 2-3 प्रैक्टिस कराऊंगा और इसके बाद आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, ठीक है। देखिए 2D के लिए भी 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा, और 3D के लिए भी, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आएगा। तो देखो मान लेते हैं सभी क्वेश्चन में फाइंड आउट द एरिया वेक्टर,
जितने भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे उसका आपको क्या निकालना है, एरिया वेक्टर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं अपन। मान लो कि कोई हमने यहां पे ये कुछ एक एरिया ले लिया ABCD। हमने बोला कि भाई ठीक है, इसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ क्या है, स्मॉल b ले लीजिए, b है। ठीक है, अब आप इसकी एरिया वेक्टर बताइए। उसी तरह से एक हम लोग और लेते हैं, ये कुछ लिया हमने ABCD, यहां पर भी इसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ B है। ठीक है, तो देखो इसको बेटा सबसे पहले फर्स्ट वाले करते हैं, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसकी एरिया वेक्टर निकालेंगे। एरिया वेक्टर ऑफ ABCD, इसका नाम थोड़ा अलग कर दो नहीं तो एक ही हो जाएगा, EFGH। ओके, तो देखिए एरिया वेक्टर ऑफ ABCD क्या होगा, AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर। ओके, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब देखिए AB क्या है, L है, लेंथ है, लेंथ इनटू BC क्या है, ब्रेड्थ है, इनटू साइन 90, डायरेक्ट से समझ में आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा ये मैग्नीट्यूड LB। क्या ले, अब डायरेक्शन क्या है, देखो ये किसमें है, XY में, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, या तो ये आउटवर्ड Z एक्सिस या इनवर्ड Z एक्सिस। क्या होगा बेटा, आउटवर्ड Z एक्सिस या इनवर्ड Z एक्सिस। यानी आप क्या ले सकते हैं, LB K कैप, पॉजिटिव K कैप यानी आउटवर्ड नॉर्मल, और ये भी सही हो सकता है LB माइनस K कैप यानी इनवर्ड Z एक्सिस। IJK तो आप लोगों को मालूम होगा। अब इसके बारे में जरा सोचते हैं, डायग्राम नंबर 2 के बारे में। देखिए यहां पे क्या लिखोगे आप, एरिया, बहुत ही आसान है ये, एरिया वेक्टर ऑफ EFGH। देखिए क्या हो जाएगा, EF वेक्टर इनटू FG वेक्टर। ओके, क्या होगा बेटा, L इनटू B। ठीक है, मैग्नीट्यूड आ गया आपका कितना, LB। अब ध्यान दीजिए डायरेक्शन क्या होगा, ये कुछ यूं रखा गया है, क्या रखा गया, इस तरह से रखा गया है, ऐसे रखे हैं हम लोगों ने। तो इसके लिए डायरेक्शन जरा ध्यान दीजिए आप, डायरेक्शन के लिए जरा ध्यान देंगे आप। मान लीजिए कि ये ऐसे रखा गया, ठीक है, तो ये यूं रखा गया, तो या तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा या नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे रखा गया, यानी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में रखा गया। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्स एक्सिस पॉजिटिव या एक्स एक्सिस नेगेटिव, यानी आई कैप होगा और एल बी माइनस आई कैप। ठीक है, तो डायरेक्शन में कभी कंफ्यूज मत आप होना। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहीं पे आपको देता हूं, ठीक है, उसको आप एरिया वेक्टर इसका निकाल करके आप मेरे को दिखाओ। 3D के लिए अब हम लोग ले रहे हैं और 3D भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए देखो मैं क्वेश्चन लाया हूं, देखिए बेटा 3D है, एक ही क्वेश्चन इसमें करेंगे, फिर आगे हम लोग फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में और सारे क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इधर कुछ जेड एक्सिस दिया गया है। ठीक है, यूं है। ठीक है, यहां ओरिजिन पे ए है, बी है, सी है और डी है। ये क्या है, एक स्क्वायर है, ABCD के स्क्वायर। ओके, साइड कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है।
5 cm दिया गया है, ठीक है। तो और ये एंगल जो है 37 डिग्री दी गई है। कितना दिया गया है? 37 डिग्री दिया गया है। तो अब आप इसकी एरिया वेक्टर मुझे निकाल करके दिखाओ। करिए आप लोग ट्राई कीजिए। देखिए बेटा, सबसे पहले जब कभी भी आपके पास 3D का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसके क्या लिखो? कोऑर्डिनेट लिख लो। ए की कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0, 0। बी की कोऑर्डिनेट क्या है? ध्यान से देखना आप, अब ध्यान से देखो। बी की कोऑर्डिनेट आप लिखने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या लोगे? एक बार cos कंपोनेंट लोगे, वो x एक्सिस पर आ जाएगा। इसके बाद देखो, ये एक बार cos को लोगे तो x एक्सिस पर आ जाएगा, एक बार z एक्सिस का आ जाएगा, यानी y तो 0 होगा। यानी ये देखो साइड कितना है? ये 5 सेंटीमीटर। सभी साइड आप सपोज कीजिएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी दी गई है आपको? 5। यानी AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? AB की वैल्यू हो जाएगी 4, कॉमा y एक्सिस 0। अब दोबारा साइन वाला कंपोनेंट z एक्सिस के लिए हो जाएगा, यानी 3। समझ में आ रहा है? यहाँ तो समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या लिया हमने? एक बार ले लिया AB के लिए, क्या ले लिया? cos 37 ले लिया, और साइन जो कंपोनेंट ले लिया वो y के लिए आ गया। अब आ जाइए, C का कंपोनेंट की जरूरत नहीं है हमको, AB का जरूरत है और AD का जरूरत है। तो D का कंपोनेंट लिख लो। तो D का कंपोनेंट में तो x 0 है बेटा, AD की वैल्यू 5 है, और फिर z एक्सिस है ही नहीं, यानी 0। ठीक है, C का जरूरत ही नहीं। तो देखिए क्या लिखेंगे आप? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आप क्या लिखोगे? इज इक्वल्स टू AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर। ओके, यहां तक बात समझ में आया? तो आइए अब देखिए, लिखते हैं हम। AB वेक्टर क्या आप लिख सकते हैं? 4i कैप प्लस 3j कैप। ओके, तो क्या, सॉरी j नहीं होगा, j तो 0 है, k होगा 3k कैप, यानी 4i कैप प्लस 3k कैप क्रॉस AD, यानी i 0 हो गया, फिर j 5j कैप हो गया, और k कैप 0 है बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट आता है i क्रॉस j, क्या होता है? i क्रॉस j होता है k, फिर j क्रॉस k क्या होता है? i। आपको पता है रूल उसका? तो देखिए आइए हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4i और 5j कैप है, यानी 4 5 जा 20, i क्रॉस j क्या आएगा? k कैप, फिर क्या है? 3k कैप इंटू 5j कैप, यानी k क्रॉस j माइनस i कैप आएगा। k क्रॉस j क्या आएगा? माइनस i कैप आएगा, यानी माइनस 5 3 जा 15, क्या आ जाएगा? माइनस 15 i कैप आ जाएगा। ओके, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका टोटल यहाँ पे 20k कैप माइनस 15 i कैप आपका आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, समझ में आया कैसे हमने किया? क्लियर हुआ? सबसे पहले आप उसकी क्या लिखो? 3D के लिए कोऑर्डिनेट लिख लो। कोऑर्डिनेट लिखने के बाद क्या कीजिए? उसका वेक्टर को लिख लो, किस के फॉर्म में? i j k के फॉर्म में, फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है बेटा, ये तो बेसिक टॉपिक है। तो चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जरा पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, इसको समझना बहुत अच्छे से। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जैसे ये बोर्ड को सपोज करो,
इस बोर्ड से एक्चुअल में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करेगा। तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में जो एनालाइज करेगा या जो कोई एक क्वांटिटी जनरेट होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। या आप ऐसा समझ सकते हो कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी करती है बेटे। तो मान लो कि इस बोर्ड से 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करनी है इसको, यानी कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रॉस कर रही है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है उन्हीं की कैलकुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, फाई से। ओके, फाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो आप छोटा सा एक डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट लिख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing perpendicular through an area vector। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रखोगे या यही डेफिनेशन भी याद रखोगे। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एरिया वेक्टर। या एरिया वेक्टर मत लिखोगे, एरिया लिखोगे, बाद में हम लोग वेक्टर के बारे में आपको समझाएंगे। किसी भी एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करेंगी उन्हीं के कैलकुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं बेटा। लाइक दैट एग्जांपल समझोगा, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। यहां पे हमने एक, और ये समझो जेड एक्सिस है, ठीक है। अब सोचो कि कोई एक एरिया है, हमने कैसे एरिया ले लिया, देखिए ठीक है, यूं कुछ एरिया रखा गया, कोई भी एरिया हो सकता है। मान लो ये एरिया है, ब्लू मार्कर से हमने बनाया जो एरिया है, ठीक है बेटा। अब इस एरिया से सोचो, सपोज करो कि ये एरिया का नाम क्या है, ए सी डी। अब सपोज कीजिए कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं पास कर रही है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई नॉट। तो देखो ये जो एरिया ए बी सी डी है उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास की बेटा, वही उसका फ्लक्स होगा। देखो ए बी सी डी से कितनी फील्ड लाइन पास कर रही है, 1 2 3 4, यानी इसका फ्लक्स, इस डायग्राम का फ्लक्स मैं लिखूं तो फ्लक्स इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। बस समझाने के लिए अभी आपको बता रहा हूं, ओके। बाद में इसका मैथमेटिकल सारा फॉर्मूला मैं यहाँ पे डिराइव करूंगा, तो उसके बाद और अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहले इसको फील करो क्या होता है। कोई भी एरिया, जैसे मान लो कि ब्लैक बोर्ड में हमारा या बोर्ड ये जो है हमारा एक एरिया है, इससे अगर 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, कैसे, परपेंडिकुलरली। कैसे, एरिया के परपेंडिकुलरली अगर 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं। देखो जैसे ये था ना, ये हमारी फील्ड है, एक्चुअल में 2D बोर्ड होता है बेटा, इसलिए थोड़ा सा विजुअलाइज कराने में वो आता है, आपको कंफ्यूजन होती है। ये ए बी सी डी ऐसे रखा गया है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं पासेस कर रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, 4। तो फ्लक्स कितना हो गया, 4 हो गया। अब उसी तरह से ये बोर्ड जो है, बोर्ड को हम लोगों ने रखा है और ऐसे, ये जो मार्कर आपको दिख रहा है, या ऐसे उस साइड से इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे पास कर रही है 100, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। अब एक बात सोचो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, आप थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टीज को अब याद करना है। आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, यानी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड
सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी जितना ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जितनी ज्यादा उतनी वहां पे क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाएगी, बताया गया था। तो अब बेटा जरा ध्यान दो, अगर मान लो कि ऐसा ही एरिया लेते हैं हम लोग यहाँ पे, दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 1 था, एग्जांपल नंबर 1 था, फील करना है इसको बेटा। ये मान लीजिए एग्जांपल नंबर 2 हम ले रहे हैं। अब सोचो कि मान लो हमने फिर से वही 3D सरफेस बनाया और सेम एरिया लिया, ओके बेटा, ये z एक्सिस, ये z एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, हमने अभी भी एरिया ABCD लिया, ठीक है, ये एरिया ABCD। अब सोचो कि मान लो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी जो फील्ड लाइंस अभी जो फील्ड लाइंस के बीच में गैप था वो क्या था, थोड़ा ज्यादा था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर जो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ज्यादा हो जाएगी, यानी जो गैप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था वो क्या हो जाएगा, कम। तो सोचो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, E को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी E0 की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो गैप है वो क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ऐसा सपोज करो, अब हमारे पास E0 है, तो अब जब ABCD से अगर आप देखो तो फ्लक्स कितना होगा, तो ध्यान दीजिए बेटा, अब इस सेकंड वाले एग्जांपल में फ्लक्स कितना हो जाएगा। अब देखिए कितनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है परपेंडिकुलरली ABCD की, ABCD क्या है, ऐसे है, ठीक है ना, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं पास कर रही है। पास करने का मतलब उसको चीर करके बाहर जाना, यानी क्रॉस आउट करना उसको, ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लो कि सरफेस ऐसे रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर जाए, ऐसे नहीं, ये इसका मतलब ये पास आउट का मतलब ये क्रॉस करे पूरा उसको, ठीक है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली वो भी क्रॉस करनी चाहिए। अब देखिए कितनी फील्ड लाइंस हैं, आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, यानी फ्लक्स कितना हो गया, 7। फील्ड तो अभी भी तो एरिया हमने वही लिया, हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ी, तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ी तो क्या हो गया, फ्लक्स बढ़ गया। ये बात समझ आया। इसका मतलब हम लोग एक बात यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, समझने के लिए, केवल समझने के लिए क्या एक बात कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे साइड में देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पर फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ भाई है। अब एक और बात सोचो बेटा, अगर मैं एरिया ABCD को बढ़ा दूं, क्या करूं, ABCD को बढ़ा दूं, अगर सोचो कि ABCD को अभी मैं ABCD इतना बड़ा था, तो अब मैं A' यहां पे ले लेता हूं, B' यहां पे ले लेता हूं, C' यहां पे ले लेता हूं और D' यहां पे ले लेता हूं, तो अब एरिया ये हो गया। अब देखो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ गई, 1 2 3 4 5 6, यानी फ्लक्स 6 आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी वही है कि नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दो, 1 2, अब मान लो यहाँ पे भी एरिया हम बढ़ा दें, A' यहाँ पे कर दिया हमने, B' यहाँ पे कर दिया बच्चों, ठीक है, D' को यहाँ पे कर दिया, C को कहीं ले जाकर के यहाँ पे कर दिया, तो देखो अब फ्लक्स कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी फ्लक्स की वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब फ्लक्स दूसरा डिपेंड किसके ऊपर करता है, एरिया के ऊपर। फ्लक्स इज आल्सो डिपेंड अपॉन एरिया। यानी दो बातें आपको समझ में आई इन एग्जांपल से। एक तो पहला ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड क्या करता है, फ्लक्स करता है, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटो,
सॉरी बेटा, दूसरा फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे क्रॉस करनी चाहिए? परपेंडिकुलर क्रॉस करनी चाहिए, ठीक है। एरिया को परपेंडिकुलर, देखो ये है ना, मान लो ये आपका है, तो इसको परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया, और इसको क्रॉस करने का मतलब ये हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि देखो मान लो अगर एरिया ये दिया गया और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करें, तो वहां पे फ्लक्स क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो आइए देखिए, अब हम लोग इसका थोड़ा सा फॉर्मूला के ऊपर चलते हैं, ठीक है। फील तो आप लोग कर लिए, तो ध्यान देते हैं हम लोग। फ्लक्स का मैथमेटिकल अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, तो फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है एक्चुअल में? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। क्या होता है बेटे? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होता है। अब इसको जरा सा हम लोग समझेंगे। अगर मान लो कि यहीं पे मैं एक और इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं, तो फॉर्मूला जरा नोट कर लेंगे। डी फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ E इनटू सरफेस एरिया। देखिए हम लोग इसी यहां पे इंटीग्रेशन नहीं यूज किए, इसलिए हम लोग ये डी फाई लिख दिया है, यानी एलिमेंट्री पार्ट ऑफ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ E। नॉर्मल कंपोनेंट किस वजह से लिखा हूं? परपेंडिकुलर की वजह से लिखा हूं बेटा। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ E इनटू सरफेस एरिया होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट करोगे आप लोग। अब ध्यान देना बेटा, नॉर्मल कंपोनेंट कहने का मतलब क्या होगा? थोड़ा सा इसको फील कीजिएगा। देखिए मान लो कोई भी हम अगर एरिया लेते हैं, कोई भी अगर हम एरिया लेते हैं, मान लीजिए कि एरिया हमने ये ले लिया है, 5 मिनट हम लोगों ने एरिया ये लिया, ठीक है। क्या लिया? ए बी सी डी, ओके। अब आप सोचो कि इसका नॉर्मल कंपोनेंट हमको लेना है। इसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा? देखो ये होगा हमारा जेड एक्सिस होगी, क्लियर है? तो उसी तरह से हम लोग एक एग्जांपल और यहां पे लेते हैं। इस एग्जांपल के अलावा ये मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि जब तक इसको समझोगे नहीं तब तक इसके क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो देखो मैं एक एग्जांपल से इसको बताता हूं। मान लो कि कोई एक ऐसा आपने ले लिया, सर्कल ले लिया, ठीक है। और हमारे पास जो ये एक्स एक्सिस सपोज कीजिए और ये वाई एक्सिस आप सपोज कर लीजिए। क्या आप सपोज कर लो? एक्स एक्सिस सपोज कर लो और वाई एक्सिस सपोज कर लीजिए, ठीक है। अब देखो इसकी रेडियस आप सपोज कीजिए कैपिटल आर दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ यूं दी गई, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिया इनॉट, ओके। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो सबसे पहले ध्यान दो एरिया वेक्टर किधर होगा इसका? सर्कल इस तरह से रखा गया है, या डिस्क ले लो आप, सर्कल ऐसे रखा गया है, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये, यानी एरिया वेक्टर आप इधर ले लीजिए, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ एरिया वेक्टर आ गया। कुछ ये थीटा बना रहा है, सपोज कर लो ये कुछ थीटा बना रहा है ई या ई नॉट, ठीक है। ई सपोज कीजिए, ई क्या कर रहा है? कुछ थीटा बना रहा है, किससे? ए से। अब क्या कर रहा है? एरिया के परपेंडिकुलर लेना है, यानी आप क्या लोगे? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? ई कॉस थीटा आएगा बेटा। क्या आएगा? ई कॉस थीटा। दोबारा से मैं लिख रहा हूं जरा अच्छे से। ई कॉस थीटा आएगा किधर? एरिया के परपेंडिकुलर। अभी हमने फॉर्मूला भी लिखा था, क्या लिखा था? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ
ई लेना है। ई का क्या लेना है? नॉर्मल कंपोनेंट हमेशा लेना है। बात समझ में आया? तो देखो अब हम लोग यहीं से फॉर्मूला क्या लिखते हैं, डी फाई इज इक्वल्स टू, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेना है? नॉर्मल कंपोनेंट। इस वजह से हम क्या लिख रहे हैं, ई कॉस थीटा इनटू डीए। डीए का मतलब एलिमेंट्री यहाँ पे लिए हैं हम लोग फ्लक्स, तो वहां पे एलिमेंट्री एरिया लेंगे, तो डी फाई को हम लोग देखो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, और एरिया वेक्टर भी है, एरिया वेक्टर भी बताया था हमने। तो देखो दो वेक्टर क्वांटिटी अगर कॉस से मल्टीप्लाइड हो तो उसको क्या लिख सकते हो? ई डॉट डीए, ठीक है। ई डॉट डीए, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो तो इसका मतलब जो कंपोनेंट आ रहा है वो कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इट मींस टू से दैट यहां से आपको पता चला कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। उसका रीजन समझ में आया आपको? देखिए हम लोगों ने क्या लिया, ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा क्यों लिया? क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया के क्या लेना है? परपेंडिकुलर लेना है हमेशा। तो हमने यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर, इस एरिया ऐसे था, इसका परपेंडिकुलर यूं लेना था, यानी कॉस कंपोनेंट लिया, ठीक है। तो ई कॉस थीटा इनटू डीए, ये भी वेक्टर क्वांटिटी और ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ई डॉट डीए आ गया। तो ई डॉट डीए अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी आती है, ठीक है बेटा। तो यहां तक आपको समझ आ गया। एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं और ध्यान दीजिएगा, एक लेक्चर में और इलेक्ट्रोस्टैट 1 का लूंगा। क्या लूंगा? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आपको सिखाना है, और दूसरा कुछ न्यूमेरिकल्स इसके छूटेंगे जो वो करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट 2 पोटेंशियल के ऊपर चलेंगे। आपको बेटा ध्यान देना, गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके एससी वर्मा चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को असाइनमेंट में मिल गया होगा, जो बच्चे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं, तो आप लोग असाइनमेंट भी करोगे, ठीक है। तो जरा सा एक न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट, एक या दो, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए लाया हूं, देखो। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड आउट। चलो चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, थोड़ा सा कुछ